तो नमस्कार, बजट की बात में हाजिर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस साल के लिए सरकार का लेखा जोखा पेश कर दिया है। अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ये बजट अहम माना गया है। तो आज मध्य वर्ग के लिए सीधा फायदा अहम यह है कि पर्सनल टैक्स में बदलाव करते हुए 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 33% की बढ़त की गई है, जो अब बढ़त ये अब 10 लाख करोड़ हो गया है, तो इससे बहुत उम्मीदें बन गई हैं। महिला सम्मान बचत पत्र के जरिए हर महिला को 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 7.5% ब्याज पर बैंक में वो रख सकेंगी। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं, कुछ ऐसे मसले भी हैं, जो जैसे कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं कि 2023-24 में मनरेगा के लिए आवंटन 60,000 करोड़ है, जो पहले 73,000 करोड़ था, यानी ये घटा है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 12,954 करोड़ से घटकर 10,787 करोड़ हो गई है। नेशनल एजुकेशन मिशन के तहत 39,555 करोड़ से घटकर ये 38,953 करोड़ हो गई है। नेशनल हेल्थ मिशन में भी ये कटौती देखने को मिल रही है। तो सरकार ने कुछ दिया है तो कुछ कम भी किया है। क्या मायने इसके, क्या असर होगा, तो समझेंगे हम ये। हमारे साथ बेहद खास मेहमान, आपको बता दें, डॉक्टर अरविंद विरमानी हमारे साथ मौजूद हैं, नीति आयोग के सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे है कि बजट में क्या मजबूती आपको नजर आ रही है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या आंकलन आपका? देखिए, मेरा पहला होता है कि ग्रोथ पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब बढ़ेंगे। तो मैं बड़े संक्षिप्त में 2-3 चीजें बता देता हूं, फिर आपके डिटेल क्वेश्चन में जा सकेंगे। तो 3 या 4 चीजें मुझे दिखती हैं जो मिडिल क्लास आपने मेंशन किया है कि मिडिल क्लास को लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये ग्रोथ मोमेंटम को मजबूत करेगा। तो एक तो है फिस्कल डेफिसिट, जो ग्लाइड पाथ है उस पे वित्त मंत्री ने बोला है कि वो अहम रहेंगी। उससे होता है कि इन द मीडियम लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट हैं और जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो आसानी से कैपिटल कर सकेंगे और जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। दूसरा है जो बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का आपने पढ़ा होगा, तो उसका इफेक्ट होता है, उसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो जो मल्टीप्लायर रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, जैसे टैक्स का एक्सपेंडिचर है, उसका 1 से कम होता है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का 2%, 5, 2.5 और क्यूमुलेटिव 4%, 5 पे चला जाता है। इसका मतलब है हर एक 100 रुपए खर्चोगे तो 250 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और अल्टीमेटली 5 साल में 450 रुपए की। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो इसमें जॉब्स होते हैं, जनरेट होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है, हाईवेज बनेंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी। कंस्ट्रक्शन एक बहुत लेबर इंटेंसिव चीज है, तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट और जॉब बढ़ेंगे। और तीसरा पर्सनल इनकम टैक्स का तो आपने काफी डिस्कस किया ही होगा, पर ये खाली सैलरीड के लिए नहीं होता। ये सेम टैक्स रेट्स जो हैं वो एमएसएमईज को अप्लाई करेंगे, स्टार्टअप्स को अप्लाई करेंगे, और उनका अगर सिंपल स्टेबल टैक्स रेट सिस्टम होगा तो उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉब क्रिएशन होगी। और फाइनली मैं एक चीज मेंशन करूंगा, आपका जो कंसर्न है तो उससे जा सकेंगे आगे, जो इंक्लूसिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ जिसे कहते हैं, उस पे काफी नजर दी गई है कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सब वर्गों के लोग, सबके, जैसे नारियों का आपने मेंशन किया, एंटरप्रेन्योरशिप हो, वहां स्किल डेवलपमेंट हो, यूथ में हो, रूरल एग्रीकल्चर में हो, एसटीज के हो। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब, जब इकोनॉमी बढ़ेगी, सबके साथ जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो रियलिटी हो। तो ये मेन चीजें हैं जो मैक्रो में लोग जनरली सोचते नहीं हैं, पर आपके डिटेल्ड
और कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो सरकार ने जब कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% बढ़ा रहे हैं, तो वो आपने कहा कि किस तरह से वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, तो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो जिस तरह से मैं मनरेगा का आवंटन देख रही थी वो घटा है, लेकिन आपने ये बताया कि अब कंस्ट्रक्शन पे अगर लगेगा, रोड्स बनेंगी, लेबर इंटेंसिव, तो ये भी एक जॉब होगी। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है, 7.1% है आज ही मैं देख रही थी, और अर्बन में 8.6%, रूरल में 6.5%। तो उस लिहाज से पहले आप बताएं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कैसे एड्रेस करती है ये बजट चीजों को। राइट, तो पहले मैंने आपने मनरेगा 2 बार ही मेंशन किया, तो इसकी पहले बताऊं, क्योंकि कोविड से जैसे ही हमारी रिकवरी हो गई थी, मैंने जो एम्प्लॉयमेंट है वो PLFS का डेटा आता है, उसका मैंने केयरफुली देखा है। तो एक्चुअली जब वेव आई है तो जॉब्स कम हो जाते थे, और उसके बाद वेव खत्म हुई तो फिर बढ़ने शुरू हो गए। तो 2 बार ही ऐसे हुआ है। और जब पूरी रिकवरी होने लगी थी पिछले साल, तो फिर वो जो ऑयल प्राइस शॉक यूक्रेन का सबने सुना हुआ है, उससे फिर रिकवरी कम हो गई। तो इसलिए पिछले 3 साल मनरेगा का जो अपटेक होता है वो ज्यादा रहा, एक्सप्लेनेबल, क्योंकि कोविड शॉक और ये वो। तो अगले साल ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं, वो बैक टू ट्रेंड जो होता है हमारा, उस पे चले जाएंगे। इसलिए मोस्ट लाइकली इतनी जरूरत नहीं होगी। पर मनरेगा इज अ डिमांड बेस्ड प्रोग्राम, तो अगर कुछ और शॉक आ गया और जरूरत पड़ी तो वो बजट में जनरली सितंबर में उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। ये खाली इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट का व्यू है कि ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जॉब ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी। ठीक है सर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके लिए क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके लिए भी जो मुश्किलात हैं वो कम हो? तो MSMEs का होता है टैक्स सिंप्लीफिकेशन होता है, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो MSMEs जो हैं वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं कई सेक्टर्स में, पर इसके एडिशन में रूरल जो नई चीज़ आई है, ग्रीन फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, उस पर भी काफ़ी जोर दिया गया है कि नए टाइप ऑफ थिंग, मिलेट्स जो इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट हो सकें, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, जिस पे डिमांड है, क्योंकि सीरियल्स की डिमांड होती है। एक इकोनॉमिक का है एंगल कर्व जिसको हम कहते हैं, कि सीरियल की डिमांड होती है जो फ्लैटन आउट हो जाती है, फिर गिरने लग जाती है। तो हमें नई चीजें पैदा करनी होंगी जिसकी डिमांड बढ़ रही है इस सोसाइटी में, इंटरनेशनली। तो उस पे गवर्नमेंट का फोकस आया है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ किया गया है ऑलरेडी, पर ये फोकस बदलना बहुत जरूरी है। हमारा जो फार्मर्स सीरियल्स की तरफ और पुराने क्रॉप्स के तरफ बैठे हुए हैं, उसमें से उनको हॉर्टिकल्चर और ये नई चीजों में ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट थोड़े इंसेंटिव्स दे रही है कि इसको प्रमोट करने के लिए। सर, एक सवाल है, जो मिडिल क्लास के लिए टैक्स ये दिया गया 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इसका बहुत स्वागत किया जा रहा है, बहुत ये एक राहत है इस समय में, इन्फ्लेशन जिस तरह से देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन वो बचत कैसे करेंगे, सेविंग्स कैसे करेंगे, इस बार वो कुछ नहीं। उसका असर हमने अपने सेंसेक्स पे भी देखा, जो इंश्योरेंस के सेक्टर्स है वो बिल्कुल उनके शेयर्स ऊपर नीचे हो गए, हमने बहुत फ्लक्चुएशन देखी। तो सेविंग मैकेनिज्म क्या होगा मिडिल क्लास के लिए? देखो, ये इसको हम टैक्स में थोड़ा सा आपको टेक्निकल बोलूंगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विटी कहते हैं। एक होता है, ये मेरे सामने आपके खड़े हुए हैं, वो शायद इंश्योरेंस नहीं कम करवाते हैं, और कोई दूसरा है, मेरे PA साहब हैं, वो ज्यादा करवाते हैं, तो ये इनइक्विटेबल हो जाता है। तो ये न्यू थ्योरी है, न्यू एस्पेक्ट है कि एग्जेम्पशंस हटा दो, सबके रेट कम कर दो, क्योंकि जो अलग अलग लोग हैं वो डिफरेंट अलग चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। तो और कोई कम करेंगे, कोई ज्यादा करेंगे, वो उनका अपनी चॉइस होनी चाहिए। पर सबको अगर कम टैक्स देना पड़ेगा
तो उससे आप जहां मर्जी करिए, आप ज्यादा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस लीजिए, आप किसी और सेविंग स्कीम में डालने चाहते हैं तो डालिए। तो इसको हॉरिजॉन्टल इक्विटी से जो टैक्स सिस्टम हो वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है और इक्विटेबल भी हो जाता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, एग्रीकल्चर को लेकर एक तरफ सरकार की तरफ से कहा गया था जल्द हम जो आय है दुगनी करने वाले हैं, लेकिन किसानों की आय पर, एमएसपी पर उस लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हालांकि वो मिलेट्स को लेकर जिस तरह से श्री अन्न की बात की गई, कैसे किसान अपनी आय बढ़ाए? तो देखिए, ये अनप्लेजेंट चीज है, पर मैं ये कई 20 साल से कह रहा हूं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर की, वो तकरीबन 50% है कंपेयर टू द एवरेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरेज। तो ये क्यों वजह है उसका? पार्ट ऑफ द रीजन इज जो R&D है वो सीरियल्स में फोकस किया है, राइस व्हीट में। तो जैसे हम और चीजों में R&D फोकस करनी पड़ेगी, नॉलेज डिस्पर्स करनी पड़ेगी, और वित्त मंत्री ने आपको बताया है कि एक पोर्टल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू नई टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट्स, नए इनपुट्स फार्मर्स को ला के देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी। तो अब हम 21वीं शताब्दी में हैं, सेंचुरी में, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी एंड इनटू एग्रीकल्चर। नो, दिस इज नॉट जस्ट, ये पॉलिटिकल चीज नहीं है। मैंने पिछले महीने में 2 रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं जो बताते हैं, और ये हमें पहले भी पता था कि जितना आप नई इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्निक्स फार्मर्स के पास पहुंचाएंगे उतना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की। बिल्कुल सब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतनी अपनी बात सामने रखने के लिए, समझाने के लिए किस तरह से न्यू थिंकिंग के साथ इस बार सरकार ये बजट लेकर आई है। डॉक्टर विरमानी का ये हमें कहना था। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, बजट के कुछ और पहलू को समझेंगे। अब राजनीति क्या क्या हो रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनाएंगे आपको। तो बजट के दौरान ये सवाल उठता है कि सरकार रुपए कहां से कमाती है, कहां खर्च करती है। आइए जानते हैं तो सरकार कैसे खर्च करती है 1 रुपया। अगर हम 1 रुपये के जरिए समझने की कोशिश करें, सब्सिडी 7 पैसे की देती है, पेंशन के लिए 4 पैसे रखती है, ब्याज का भुगतान 20 पैसे, टैक्स और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा 18 पैसे, केंद्र की योजनाएं 17 पैसे, केंद्रीय मदद से योजनाएं 9 पैसे, फाइनेंस कमीशन और ट्रांसफर 9 पैसे, बाकी खर्चे 8 पैसे, रक्षा 8 पैसे। सरकार कैसे कमाती है? तो आपने देखा कि कैसे 1 रुपया सरकार खर्च करती है। अब सरकार कैसे कमाती है 1 रुपया? नॉन टैक्स रेवेन्यू 6 पैसे, नॉन डेट कैपिटल रिसीव 2 पैसे, उधार और दूसरे कर्ज 34 पैसे, जीएसटी 17 पैसे, कॉर्पोरेट टैक्स 15 पैसे, इनकम टैक्स 15 पैसे, एक्साइज 7 पैसे और कस्टम्स 4 पैसे। तो एक आसानी से हमने समझाने की कोशिश की कि कैसे सरकार कमाती है और कैसे खर्च करती है। लेकिन अब राजनीति, राजनेता क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं कि पी चिदम्बरम का क्या कहना है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता का क्या कहना है। आइए पहले सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। Who is benefited by this budget? Certainly not the poor, not the youth looking desperately for jobs, not those who have been laid off, not the bulk of the taxpayers, not the homemaker, not the thinking Indians who are shocked by the growing inequality, the rise of the number of billionaires, and the wealth being accumulated in the hands of the 1% of the population. And certainly not you. You have not benefited by this budget. प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कई वर्षों से जो इन्वेस्टमेंट की रेलवे में कमी थी, जिसके कारण रेलवे का जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं हो पाता था, उसको पूरा करके आज
2,41,000 करोड़ का रेलवे के लिए बजट एलोकेशन किया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही बड़ा चेंज है ये, और इससे जो हमारे 800 करोड़ पैसेंजर्स हैं साल भर के, 2.5 करोड़ डेली, उनको उन सब के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। आज की बजट में सबसे अहम जो बात और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये देश को कर्जे में डुबाने वाला बजट है। देश की माली हालत को और कर्जे में डुबाने वाला बजट आज पेश किया गया है। हम सब जानते हैं, आंकड़े सबके पास में हैं कि 2014 तक देश के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 150 लाख करोड़ का किया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें, हमारे साथ हैं रश्मि खेत्रपाल, नेता बीजेपी, रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, और अजय दुआ, पूर्व वाणिज्य सचिव, हमारे साथ मौजूद हैं। अगर पहले रोहन गुप्ता, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग को इसमें जो 7 लाख की छूट दी गई है कि उस पर टैक्स नहीं होगा, मैं देख रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि ये तो चुनावी बजट है, तो एक तरह से सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है मध्यम वर्ग को। भाजपा सरकार कभी भी देश के सामान्य नागरिक को सीधा फायदा नहीं करवाती, उसमें भी कंडीशंस हैं। जो ये कहा गया कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसमें कंडीशंस हैं कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब सरकार महंगाई के सामने जनता को कोई राहत ही नहीं दे पा रही है, तो जनता सेविंग्स कहां से करेगी? आपने भी थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था कि सेविंग्स बढ़ाने के लिए क्या आपकी आवाज चली गई है सरकार का। जब कोई बजट आता तब 2 चीजें उसमें होती है कि जो अभी परेशानियां हैं देश के सामने, उसका क्या हल है, नंबर 1, और दूसरा जो आपने वादे किए थे, वो आप जनता को जो 8 साल से वादे किए, वो पूरे हुए या नहीं हुए। जैसे मैं किसानों की बात करूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिसंबर 2022 तक हम किसानों की आय डबल कर देंगे। आज जो बजट आया है उसमें ना एमएसपी की बढ़त की कोई बात है, किसान विकास निधि जो इंस्टॉलमेंट है उसके बेनिफिशियरी सिर्फ 3 लाख जो फार्मर्स हैं वो रह गए हैं, और कोई पॉलिसी नहीं है जहां पे किसानों को फायदा हो, नंबर 1। दूसरा एक बड़ा इश्यू था बेरोजगारी का। जब तक एमएसएमई और एसएमईज को पॉलिसी में एक प्रावधान नहीं दिया जाएगा, तब तक जो बेरोजगारी का जो प्रश्न है वो सॉल्व नहीं होगा। महंगाई की मैं बात कर रहा हूं, बजट में कल इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि महंगाई का जो दर है 6.5%, जो 6% की आरबीआई की लिमिट है, उसके ऊपर रहेगा। मुझे बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम घटे, आज क्रूड का जो रेट है वो हाफ हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, और ये तो जो सरकार को सीधा बेनिफिट देना चाहिए वो कहीं पे भी जनता को नहीं मिलता है। रोहन, आपने सुना डॉक्टर विरमानी कह रहे थे किसान के लिए उन्होंने कहा कि एक नई सोच के साथ आना चाहिए। मैं रश्मि आपके पास आऊंगी, फिर अजय जी के पास आऊंगी। रश्मि, लेकिन सवाल बने हुए हैं, भले ही सरकार कहे, लेकिन जो हमारा कृषि वर्ग है उसके लिए कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा है। उसके हाथ में पैसे बढ़े या जुटे, उस पर एक साफ जवाब नहीं मिला। देखिए, अगर मैं इस बजट की बात करूं तो इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ दिया गया है। इस साल को पूरे विश्व भर में विश्व मिलेट दिवस के रूप में मनाया जाना है, और इसी को चलते इस बजट में भी अगर आप देखेंगे तो मिलेट की जो है उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आप कह रहे हो कि किसानों को कोई डायरेक्ट नहीं है, तो किसानों को जो लोन मिलता है, उस लोन पे जो सब्सिडी है वो भी बढ़ाई गई है। अब पहले जो वो इंटरेस्ट था वो 9% पर किसानों को लोन मिलता है, और सब्सिडी देने के बाद उसका जो नेट इफेक्ट किसी भी किसान पर आता है सिर्फ 4% ही आता है। और इसी तरह जितनी भी एग्री रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी बढ़ावा है। और अगर मैं टोटल बजट की बात करूं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट का, तो अराउंड 15,100 करोड़ का बजट है इसको लेकर। तो ये अपने आप में मैं तो एक बहुत अच्छा बजट मानूंगी। ठीक है, अजय जी आपके पास, अब आप हमें समझाइए कि क्या ऐसा लग रहा है कि जो ये बजट है, सरकार का जो सोच है वो अब एग्रीकल्चर, ग्रामीण परिवेश से हटकर सर्विसेज की तरफ, एमएसएमईज की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ ज्यादा मुड़ रही है? आपका क्या आंकलन? धन्यवाद। मुझे आपने अपने शो पे बुलाया।
मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले कृषकों का या किसानों का विषय ले लिया जाए कि सरकार का इसी साल खर्चा जो फर्टिलाइजर है जी, केमिकल फर्टिलाइजर, उसके ऊपर 1,06,000 करोड़ की पिछले साल तरतूद की गई थी बजट में, पर साल खत्म होते तक, मतलब अगले महीने के मार्च आखिर तक, इसके ऊपर खर्चा 2.5 लाख करोड़ होने वाला है। कारण दुनिया में लड़ाई छिड़ गई, यूरोप में लड़ाई छिड़ गई, उसके कारण सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस, सबका रेट बढ़ गया, और फर्टिलाइजर को जो रॉ मटेरियल लगता है या फर्टिलाइजर है उसका इंटरनेशनल रेट बढ़ गया। पर तब भी जैसे पिछले 10 सालों से या 11 सालों से हमने सब किस्म की सरकारों ने फर्टिलाइजर का रेट बढ़ने नहीं दिया। एनपीके हो, नाइट्रोजन यूरिया जिसे कहते हैं, या डायमोनियम फॉस्फेट हो, डीएपी, या एक एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये 3 फर्टिलाइजर्स लगते हैं हमारे पोटैश और डीएपी बहुत मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। यूरिया 30-35% हम बाहर से लाते हैं, बाकी हम अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सरकार ने रेट वही रखा है जैसे कोई पिछले 10-12 साल में दुनिया में महंगाई नहीं हुई, और इस साल जो महंगाई हुई वो सरकार ने एब्जॉर्ब की, और इस पूरे वर्ष फिस्कल ईयर में अगले साल के मार्च तक सरकार में इच्छा नहीं है कि ये पिछली जो ट्रेंड आ रही थी हम उसको कुछ भी बदले, वही का वही रेट रहेगा इन तीनों फर्टिलाइजर्स का जो पहले था। ठीक है। ये मैडम मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सहूलियत है। 1.5 लाख करोड़ रुपया एक ही आइटम पे किसानों के लिए बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल दुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो विश्व भर में जो एक मंदी की बात है, और आईएमएफ का जिस तरह से डेटा आया था कि भारत की अर्थव्यवस्था संभल रही है, इट्स लाइक अ शाइनिंग स्टार, तो सरकार ने बहुत संभलते हुए जो कर सकती थी एडजस्टमेंट्स वो किए हैं। ज्यादा उम्मीद नहीं हमें करनी चाहिए, लेकिन जो हो सकता था वो सरकार ने संभलते हुए किया है, अर्थव्यवस्था को संभालते हुए, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैडम, जितना अगर सरकार ने और कृषकों को देना था, जैसे कहा जा रहा है कि 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री का अनुदान कृषकों को जाता है वो 6,000 का 12,000 कर देना चाहिए था, 8,000, तो सरकार या तो बाहर से पैसा बोरो करे, नहीं अपने आप वो बोरो करने की भी लिमिट है, कितना कर सकते हैं। रोहन, यहाँ से मैं, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। रोहन, आपसे क्या, जिस तरह से विश्व भर में मंदी है उसमें अगर भारत अगर ठीक करता है, जिस तरह से आईएमएफ का भी इंडिकेशंस हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी हमारे इंडिकेशंस आए, क्या आपको लगता है इसलिए सरकार संभल कर हर क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत करती हुई दिखना चाह रही है? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी सरकार, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप इंडिया की पोजीशन देखेंगे पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय की जो बात कर रहे हैं, आज डायरेक्ट जनता को फायदा कब कहलाया जाएगा? जब प्रति व्यक्ति आय है उसमें बढ़ोतरी हो। आप देखेंगे 9 साल का ये जो सरकार का शासन रहा है, प्रति व्यक्ति आय में सिर्फ 9% की वृद्धि हुई है। जो बांग्लादेश हमसे पीछे था वो हमसे आगे चला गया प्रति व्यक्ति आय में। हम पूरे विश्व में 144वें नंबर पे चले गए। तो क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ज्यादा है, आपको ग्रॉस नंबर जो है वो आपको बड़ा दिखेगा जीडीपी का, बट जो रियल नंबर है वो है प्रति व्यक्ति आय का। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को उस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जो नीचे के तबके के लोग हैं या प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि होनी चाहिए? हमारे वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, 1% लोग 40% संसाधनों पे उनका अधिकार है और 50% लोगों के पास सिर्फ 1% संसाधन है। तो जो इनइक्वालिटी है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, लोप साइडेड ग्रोथ, मतलब एक ऐसा ग्रोथ कि जिसका फायदा नीचे नहीं पहुंच रहा। आप आंकड़े दिखा रहे हैं
मुझे लगता है कि सरकार के पास एक मौका था कि कहीं ना कहीं किसान की बात हो या बेरोजगारों की बात हो, महंगाई की बात हो, मजदूरों की बात हो, अगर कॉन्क्रीट कोई फायदा जनता को पहुंचाना था, काफी मौका था। ये सरकार एक ऑप्टिक्स में रह गई। जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने मिलेट की बात की, आप नया कंसेप्ट कीजिए, पर जो ट्रेडिशनल फार्मर है आप उसकी तो बात कीजिए। आप हर जगह पे कुछ एक बड़ी चीज लेके उसके ऊपर आप अपना पिक्चर बनाएंगे, उससे देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। जब तक जनता तक आपकी नीतियों का फायदा नहीं पहुंचेगा, तब तक आपका जो हवाई महल। और तभी देखिए जब बजट चल रहा था, आपने अपनी बात कही, रश्मि के पास चलते। रश्मि, बातें योजनाएं तो बहुत है, लेकिन जमीन पर कितना पर्कुलेट कर रहा है, कितना पहुंच रहा है, ये बहुत अहम है, ये नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 11.4 करोड़ के जो किसान हैं और लोग हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर्स गवर्नमेंट के हो रहे हैं डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। यहीं पे अगर मैं पहली सरकारों की बात करूं तो खुद राजीव गांधी ये बोलते थे कि 100 रुपया चलता है तो सिर्फ 15 रुपए नीचे जाते हैं। और वहीं आज हमारी सरकार में जितना एलोकेट किया जाता है वो डायरेक्ट ट्रांसफर से पूरा के पूरा बेनिफिट लोगों तक पहुंचता है। आज हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, अंत्योदय की बात कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इंसान को आगे लाने की बात कर रहे हैं, बेनिफिट को वहां तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने भी बोला कि अमाउंट लिमिटेड होता है, तो बजट का अमाउंट लिमिटेड है, उसको मुझे एलोकेट करना है, तो किस योजना में मैं उसका ज्यादा एलोकेशन करूंगी या किस योजना का मैं कम एलोकेशन करूंगी, वो काफी चीजों पर निर्भर करता है। बिल्कुल रश्मि, उसमें अभी जी बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन आपका और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बजट आ गया है और अब इसकी बारीकियों को समझना हम लगातार जारी रखेंगे। एक ब्रेक हम लोग लेते हैं, लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए अब आपको ले चलते हैं बनारस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पढ़ाई कर रहे जो छात्र हैं बजट को कैसे देख रहे हैं, उनसे बात की है हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। 2023-24 का आम बजट जो है वो सबके सामने आ चुका है। हम उस जगह पर आए हैं लोगों से जानने के लिए जहां पर कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, जो भविष्य में सीए बनेंगे और इस तरीके के तमाम चीज़ों को जानेंगे, मैं उन लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ जितने बच्चों को देख रहे होंगे ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं और बड़ी शिद्दत के साथ सुबह से बैठ करके वो लोग यहाँ पर अपने अपने कंप्यूटर पे, अपने अपने मॉनिटर पर जो है वो लोग जो है वो इस बजट को देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और अपने तरीके से समझ रहे थे। तो हम सबसे पहले इनके बीच में जाकर के ये समझना चाहते हैं कि एक निगाह में अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि आप लोगों को ये बजट कैसा लगा, आप लोगों को ये बजट क्या बोलेंगे, आप लोग बताइए आप बताइए क्या लग रहा है। सर, ये जो बजट है ये अगले साल के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। आप बताइए क्या लग रहा है। ये बजट जॉब सीकर्स के लिए नहीं है, ये जॉब प्रोवाइड। आप बताइए। ये बजट आजकल कंप्लायंस को रिड्यूस किया है एंड टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए रखा गया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन कर दिया गया। आप बताइए आपका क्या। सर, यूथ के लिए भी है, यूथ के लिए भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी। आपको क्या लग रहा है? और ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग। अच्छा, आप बताइए। सर, टेक्नोलॉजीज पे मोर फोकस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया गया है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे फोकस किया है जो कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बढ़ने में फोकस करेगा, हेल्प करेगा। आप लोग बताइए। आपको एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को काफी प्रमोट किया गया है इस बजट में। टूरिज्म को प्रमोट किया गया है, इसमें देखो अपना देश करके कुछ लॉन्च हो रहा है, तो उसमें मतलब कि 50 डेस्टिनेशंस होंगी और इसमें टूरिज्म को प्रमोट किया गया। सर, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए। आई थिंक मुझे लगता है वोट के लिए ज़्यादा स्पेसिफाइड बजट है ये, वेरियस स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए। जैसे हम लोग कहें कि रूरल सेक्टर के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन की बात की गई है वो मेन इसमें किया गया है, और जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसको बड़ा इन्हांस कर दिया गया। 7 लाख रुपीज़ तक का जो एग्जाम्पशन लिया गया, आई थिंक ये गूगली भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि मोर देन पीपल जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसकी इनकम जो होती है इसी के बिटवीन में फॉल करती है, और इससे ज़्यादा वाले लोग तो टैक्स दे ही सकते हैं। और आइए अब आपको ले चलते मुंबई। बजट पर मिडिल क्लास की नजरें खासकर टिकी रही थी। मुंबई कर इस बजट को कैसे देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने।
मैम आई थिंक ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर चीज़ की इन्होंने, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पॉलिसीज़ जो निकलती है वो या तो हायर क्लास के लोग ज़्यादा सपोर्ट करती है या लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बट एक सैलरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप रिबेट मिलती है अगर टैक्स में, तो वो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी और आई थिंक उनके लिए बेटर होगा सबसे ज़्यादा। तो इस वक्त जो है मिडिल क्लास कितना तैयार है अपना हाथ खोलने के लिए, खर्च करने के लिए आपके हिसाब से? आई थिंक थोड़ा मिडिल क्लास अपनी सेविंग्स की तरफ भी ज़्यादा देखता है, बट खर्च करने का मैम ऐसा है कि एक्सपेंसेस हर ईयरली इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट जो टैक्स स्लैब है वो ईयरली इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास मैन है उसको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प होगी सेविंग्स को लेके, और थोड़ा सा वो अपना जो सैलरी में से अगर कुछ टैक्स अगर उसको बचता है तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्पेंड भी करेगा उसको लेके। मैम बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने ये स्टेप लेके इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी बिलो 7 लाख है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिबेट करा है। और ये स्टेप के बारे में हमें पता नहीं था कि ऐसा स्टेप लेगी, लेकिन वाकई में बहुत बढ़िया मूव है ये। उम्मीद नहीं थी आपको कि आज ऐसा अनाउंसमेंट? मैम बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फाइन, आई थिंक 7 लाख वाले जिनका सैलरी है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। उससे ज़्यादा जिनका 5 लाख था, मतलब 7 lakhs मीन्स पीपल हु आर अर्निंग एनुअली 7 lakhs, इट्स बेनिफिशियल फॉर देम। बहुत अच्छा है। और टैक्स सेविंग्स को लेकर जो पहले सहूलियतें थी, वो सेक्शन 80C 80D का हटना, आपको उस पर क्या विचार है आपके? जो पहले थी अभी पता नहीं, मुझे एक्चुअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मुझे लगता है लॉन्ग रन में लोग अच्छी तरह से सोच के इन्वेस्ट करने लगेंगे, बिकॉज आज भी मैंने देखा है कुछ लोग LIC में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ लाइक नॉट सो बेनिफिशियल। मतलब एज अ कस्टमर हमारे लिए उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, rather than going for a term policy, they want money back or any, just for an example, there are so many other options also. तो मुझे लगता है लॉन्ग रन में शायद लोगों का अवेयरनेस बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो ओवरऑल आप कैसे आज का बजट आप देख रही हैं, खासतौर से सैलरीड लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों? यस, मैं भी सैलरीड ही हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। काफ़ी सालों से अवेटेड था कि ये टैक्स ब्रैकेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, तो ये हम लोग वेट ही कर रहे थे कि इस बार जो है बजट आता है तो कुछ मतलब हम लोगों के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा न्यूज़ लेके आए, तो सरकार ने अच्छा कदम लिया। मैम काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन किया है ना, मतलब ये लगाओ हम जैसे लोग हैं उनके पास वैसे ही पैसा बहुत कम है, और तुम देखोगे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो रखा है, तो अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा देंगे तो फिर हमारे पास क्या ही बचेगा। और जितने सारे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उन पर हम GST पे कर रहे हैं, पेट्रोल पे हम इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड वे। बहुत अच्छी छूट दी है वो, मतलब पहले तो ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता था 5 लाख तक, अब 7 लाख है, तो अच्छा है सब कुछ। बाकी देखते हैं क्या रहता है। आज एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश। बजट को लेकर किसानों का क्या सोचना है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के वजीरपुर गांव में जवाब तलाशने पहुंचे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। आपको मेरे पीछे गन्ना नजर आ रहा होगा, जो कि किसान अपने खेत से काट कर ले जा रहे हैं मिल को देने के लिए। आपको गेहूं भी नजर आ रहा होगा पीछे यहाँ पर, जो कि अब बड़ा हो रहा है, और आसपास तमाम किसान हैं। और ये किसान यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अभी बजट सुना है और इनको काफ़ी उम्मीदें थी बजट से। क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? इस बजट के बाद, सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कुछ संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं आप बताना चाहता हूँ कि संसद में बहुत ताली बजी निर्मला सीतारमण जी के इस अर्थ की साहब उन्होंने कोविड-19 में 28 माह तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ सीतारमण जी से, क्या वो अनाज किसी फैक्ट्री में पैदा हुआ था या कहीं किसी कंपनी ने बनाया था? वो किसानों ने पैदा किया था। आप वाहवाही लूट रही हैं, उन किसानों को आपने क्या दिया? 20 लाख का कर्ज। हम चाहते ये थे, इस बजट से हमें उम्मीद ये थी कि किसान को कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसा प्रावधान हमारी वित्त मंत्री जी कर दें कि जो हमारी उपज है उसका हमें लाभकारी मूल्य हमें समय से मिल जाए उसका। ऐसा तो कोई प्रावधान इसमें नहीं है। जहां तक मिलने की बात है, 4 महीना हमें गन्ना डालते हुए, अभी आपने गन्ना देखा है, अभी तक उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट तय नहीं है। पेमेंट कब मिलेगी इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब रेट ही तय नहीं है अभी तक, तो हमें इस बजट से बहुत निराशा हुई है। किसानों के लिए केवल ये बहकाने वाला बजट तैयार हुआ है। सब डिजिटल करेंगे, किसान को PPP मॉडल पे हम ये जो सामूहिक जो सहभागिता, जी हाँ, सामूहिक सहभागिता, ये केवल किताबी और केवल छपने के लिए और ताली बजाने के लिए बजट पास हुआ है। किसान को इससे बहुत निराशा हुई है। हमें जो उम्मीद थी,
हमारी उम्मीदों पर ये बजट बिल्कुल खरा नहीं था। तो किसान चाहते हैं कि चाहे जो ले उनको एमएसपी पर ले। अगर धान की एमएसपी 1950 रुपए है तो चाहे सौरभ शुक्ला ले, चाहे सरकार ले, चाहे वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ले, वो 1950 में ही ले, उसकी गारंटी हो। और जो एमएसपी पर ना खरीदे उस पर कानूनी कार्रवाई हो। यही किसान आंदोलन में भी मांग थी और अब वो ही किसान कह रहे हैं कि अगर उनको उनकी फसल का ही लाभकारी दाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो उनको कर्ज देने की जरूरत ही ना पड़े। सहयोगी सुदीश और अदनान के साथ हापुड़ के वजीरपुर गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ के किसानों का क्या कहना है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बजट इंडिया का एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।